19 देखिए ज़रा। A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in the figure. For most precise measurement of X, the resistance P and Q should be. देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड की जो आर्म है उनमें रेजिस्टेंस का रेशो P अपॉन Q इक्वल हो जाए राइट आर्म्स के रेजिस्टेंस के रेशो के, या ऐसे भी कह सकते हैं अपर आर्म्स का रेशो बराबर हो जाए लोअर आर्म्स का रेशो के, तो ऐसे में इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बुलाते हैं अपन। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो ब्रिज आर्म है इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तो अपन इस कंडीशन को फॉलो करके इजीली अननोन रेजिस्टेंस एक्स को फाइंड कर सकते हैं बाई दिस हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसमें पी और क्यू होते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस। अब सवाल ने पूछा है कि पी और क्यू जो तुम कांस्टेंट रेजिस्टेंस ले रहे हो इसकी वैल्यू किस तरीके से सेलेक्ट करें। ठीक है, तो पहली चीज़ ये दोनों जो वैल्यू हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये तो कहूँगा एग्जैक्ट इक्वल लेने की हम प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं। तो इक्वल लेने से क्या फ़ायदा होगा, तो इक्वल अगर रहे होंगे हमारे पास तो रेशो 1 होगा। ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई हो जाती है। अगर मान लो ये मान लो 1 ओम है और ये 1 की जगह तुमने 1.001 भी ले लिया, ठीक है, इधर वालों का रेशो मान लो 1 है, इधर वाले में अगर हल्का सा भी वैल्यू अगर चेंज होगी तो क्या होगा हमारे पास, तो थोड़ा सा भी वैल्यू चेंज होने पर तुरंत करंट इसमें डिटेक्ट होने लग जाएगा अपन को। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये ऑलमोस्ट अगर ऐसे में अगर पी और क्यू एग्जैक्टली इक्वल हैं, उसके कंपैरिजन में हल्का सा भी अगर में डिफरेंस आया तो तुरंत करंट आ जाएगा, तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा हमको कि सर्किट जो है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इक्वल लेने से सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो जाती है। साथ में स्मॉल चेंज इन द अननोन रेजिस्टेंस कॉजेज अ मोर डिटेक्टेबल इम्बैलेंस, कि अगर ये हमारे पास अगर इक्वल लिए हैं तो ऐसे में अगर वाई को हल्का सा भी तुमने चेंज किया वेरिएबल रेजिस्टेंस को तो तुरंत हमको डिटेक्ट हो जाएगा, इसमें करंट पता लग जाएगा कि सर्किट इम्बैलेंस है। तो काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट आएगा हमारा। दूसरा फ़ायदा क्या है इसको लेने से, टू मिनिमाइज द पावर लॉस एंड द थर्मल इफेक्ट, कि अगर हम इनको अगर स्मॉल ले रहे हैं तो इनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो टेम्परेचर के साथ इनमें वेरिएशन काफ़ी कम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या आता है, आर इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब ये आर इनिशियली काफ़ी कम है तो उसका प्रोडक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर अगर तुम चेंज करोगे तो उससे रेजिस्टेंस में खास फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा, लोअर रेजिस्टेंस रिड्यूसेस सेल्फ हीटिंग इफेक्ट विच कुड अफेक्ट द एक्यूरेसी। दूसरा हमारे पास फ़ायदा क्या है कि अगर हम इसको स्मॉल लेते हैं तो एक तो रेजिस्टेंस की टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आएगा, तो सर्किट काफ़ी हद तक बैलेंस कंडीशन में जिसको अपन अचीव करना चाहते हैं वो रहेगा। रेजिस्टेंस में फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे टेम्परेचर की वजह से। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर इसका रेजिस्टेंस तुमने ज़्यादा ले लिया तो आई स्क्वायर आर इफेक्ट से खुद भी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से फिर इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो हमारे पास सर्किट में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है काफ़ी स्मॉल हो, ताकि टेम्परेचर के साथ भी कम बदले और एनर्जी लॉस भी कम से कम करे। तो इन दो मेजर रीजन की वजह से अपन इनको क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल लेंगे और साथ में इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल लेना प्रेफर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। ठीक है।